एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज लेक्चर नंबर 6 हम लेकर आए हैं, जिसमें हम एक दो क्वेश्चंस करा लेंगे जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स का जो क्वेश्चंस किया था। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज बात करेंगे स्लोप के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे स्लोप में यानी इंक्लिनेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम कुछ थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो क्लास 9-10 में यूज़ होता था और उसका कुछ एप्लीकेशन जो हमारे फ्यूचर में यूज़ होगा इन केस ऑफ जेईई मेंस ऑफ एडवांस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के बीच में जो भी यूज़ होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करें। चलिए, तो हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में जो हम होमवर्क दिए थे, होमवर्क क्या था कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इतना इतना इतना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। हम ये आपको होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में ना। तो आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। आपका होमवर्क में आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, आप लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए आप फ्री में पानी पी रहे थे। क्या बोला क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्राइंगल्स आर इतना इतना इतना, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। देखिए मेरे पास सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास एक ट्राइंगल है। क्या मान लेते हैं, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ ट्राइंगल है। ठीक है ना। अगर सबसे पहले बात करें ऑर्थो सेंटर का, तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर कहीं ऑर्थो सेंटर है, एच है ना, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर अगर है ये, तो मान लेते हैं एच है, दैट इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है ना। और यहाँ मान लेते हैं कहीं जी है, यहाँ क्या मान लेते हैं जी है। तो जी का क्या हम लोग कोऑर्डिनेट तो आराम से निकाल सकते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 है ना। तो क्या आ जाएगा 2 - 2 + 5 डिवाइड बाई 3 कॉमा -2 1 और 2 है ना, -2 + 1 + 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से बोल पा रहे मेरे पास आ जा रहा 5/3 कॉमा 1/3। ये जी का कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ चैलेंज है कि हम अल्फ़ा कॉमा बीटा यानी एच का कोऑर्डिनेट निकाल लें, बाद में हम इसका बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, है कि नहीं। बाद में इसके बीच में बाद में डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें इसका, तो ए मेरे पास क्या हो गया 2, -2। बी का बात करें मेरे पास क्या आ जाएगा -2, 1। और सी का बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, 2 है ना। तो इसका स्लोप का अगर हम बात करें MBC, तो मेरे पास आ जाएगा 1 और मेरे पास 2 - 1 1 हो जाएगा और 5 + 2 1/7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर हम इसका स्लोप निकालें, क्योंकि ये आगे चल के यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगा ना, तो इसका स्लोप का बात करें तो क्या आ जाएगा -2 - बीटा अपॉन 2 - अल्फ़ा, है ना। ये हो जाएगा MAH। और हमको क्या पता है कि दोनों का स्लोप अगर परपेंडिकुलर, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब MBC × MAH = -1। तो हो जाएगा मेरे पास क्या, माइनस कॉमन लेंगे 2 + बीटा अपॉन 2 - अल्फ़ा × 1/7 = -1। माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 2 + बीटा = 14 - 7 अल्फ़ा। यहाँ से बोल सकते हैं 7 अल्फ़ा + बीटा = 12। मेरे पास आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकेंड का बात करते हैं। एक और इक्वेशन बना दे ताकि आपके पास और विजुलाइज हो जाए। अगर हम इसका स्लोप बोले तो क्या हो जाएगा मेरे पास -4/3 है ना, -4/-3 है ना, मतलब 4/3 है ना। इसका स्लोप क्या हो जाएगा -4/3 MAC है ना, -2 - 2 -4 2 - 5 मतलब -3 है ना। क्लियर। तो यहाँ से इसका स्लोप का बात करें तो क्या हो जाएगा MBG का, तो मेरे पास हो जाएगा -2 सॉरी M इसका MBH का है ना, MBH इसका स्लोप क्या हो जाएगा -2 - बीटा अपॉन 1 - अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 2 + बीटा अपॉन 1 - अल्फ़ा × 4/3 = -1, माइनस माइनस कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 2 + बीटा =
4 टाइम्स 3 टाइम्स 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अल्फ़ा, तो 4 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -5, है ना। 2 इक्वेशन मेरे पास आ गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे 4 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -5, यहाँ से बोल सकते हैं इसको हम क्या करते हैं इंटू 3 कर देते हैं। 21 बीटा, एक सेकेंड, बीटा है ना, हाँ, अच्छा बीटा सिंगल है, एक काम करते हैं इंटू 4 करते हैं ताकि सेम हो जाए, ठीक है ना। तो क्या जाएगा 4 बीटा प्लस 28 अल्फ़ा इज इक्वल टू 48, है ना। माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना जाएगा -25 अल्फ़ा इज इक्वल टू 53, है ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 53/28 और यहाँ से बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आप लोगों ने किया, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम आपको इसलिए बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करने वाले हम लोग किसके बारे में, कुछ थ्योरम के बारे में जो कि हम लोग का मतलब 10 में काम आता था, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात बोल रहे हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंड रिजल्ट्स। इसको याद रखना है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। ये सबसे पहला है दैट इज़ मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहला है दैट इज़ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम टाइम में लगता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है समझाते देखिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि इफ़ अ लाइन joining midpoint of any two sides of triangle, then it is parallel to remaining side and half of it, और इसका वाइस वर्सा, and its converge is also possible, its converge is also possible, ठीक है। इस बात को ध्यान दें, मतलब कोई एक लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है डी टू साइड। देखिए थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ते थे, याद है आपको क्या बोल रहे, देखिए पढ़िए इसको समझिए। एक लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल्स देन इट इज़ पैरेलल टू द रिमेनिंग साइड एंड हाफ ऑफ इट्स कन्वर्ज इज ऑल्सो पॉसिबल। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मिड पॉइंट बोल देते ये है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये है। तो अगर इसका मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बोलता है, अगर मान लेते ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल है, अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो ये क्या बोलता है, इफ़ लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट इज़ पैरेलल टू रिमेनिंग साइड। मतलब जो रिमेनिंग साइड है ये साइड का ये क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा,
पैरेलल होगा, और क्या होगा, हाफ होगा, मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में, समझ में क्लियर है। मतलब अगर हम नामकरण कर देते, यहाँ मान लेते ABCD बोलते हैं, तो हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ से कि AD/DB इज इक्वल टू AE/AC, है कि नहीं, ये कह सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को और मिला, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान और देखे तो अगर AD/DE में हम +1 कर दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो AD प्लस DE/DE क्या हो जाएगा, AE प्लस EC/EC। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं AD प्लस DE, सॉरी डी नहीं, DB है, DB है ना, हाँ AD प्लस DB, ठीक है ना, हाँ AD प्लस DB, क्या बोला आपको, AD प्लस DB है ना। तो AD प्लस DB आपको क्या मिल जाएगा, AD प्लस DB क्या मिल जाएगा आपको, AB क्या मिल जाएगा, AB बाय DB इज इक्वल टू AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC/EC। तो ये भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं, और तो ये बात आपको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि BC इज इक्वल टू, मतलब अगर हम बोले BC अपॉन, नोट करने वाली बात और है कि अगर हम आपसे पूछ लें कि BC/DE क्या होगा, 2:1। बात समझ के समझो, क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसी को हम लोग BPT भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसी को हम लोग BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो ऊपर वाला जो ये हम बताए हैं पूरा क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को थेल्स थ्योरम भी बहुत कोई बोलते हैं, थेल्स थ्योरम क्लास 9-10 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, ठीक है, क्लियर बात समझ में कैसे, ठीक है। यहीं से हम लोग डिराइव भी करते हैं ये बात कि हाँ भाई सेंट्रॉइड जो होता है, मीडियन जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, ठीक है, यही सबसे यहीं से डिवाइड होता है, ठीक है। और कोई ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है, ये सब कोई याद रखने वाली चीज़ है। कुछ रिजल्ट और याद रखते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल फिगर का। स्पेशल फिगर में सबसे पहला फिगर मान लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम का बात करें तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। कैसी घटा छाई ये देख के दिल छमा, ये प्राण ली अंगड़ा। ओ भाई रुक जाओ थोड़ा सा, ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो जा रहा। इससे छोटा पॉइंटर है ही नहीं, छोड़ो, नहीं है तो इसी से काम चलाते हैं। ठीक है, चलिए, ये रोम्बस हो गया, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया क्या। ABCD ये मेरे पास रोम्बस हो गया। इधर खास बात क्या होता है कि ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, ठीक है ना। चलिए पॉइंट का नाम देते हैं O,
ठीक है, ऐसा कुछ ये और ये पैरेलल होता है, ये और ये पैरेलल होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। चलिए इसका कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, सबसे पहला बात नंबर 1 कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल और पैरेलल होता है, ठीक है ना। सेकेंड बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड नंबर बात है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट बात जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इक्वली बाइसेक्ट करता है लेकिन इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल, क्या बोलेंगे, डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, ये बात गलत है। बात समझ में है, ठीक है ना। ये एंगल बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें। दूसरा चीज़ नंबर F, डायगोनल्स डज नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री भी नहीं बनाता है, ये बात गलत है, ठीक है ना। 90 डिग्री नहीं बनाता, ठीक है। हाँ, ये एक और खूबसूरत बात है जिसको आप याद रख सकते हैं प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। या प्रूव भी कर सकते हैं। बोले होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। है कि नहीं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास दिया हुआ साइड ABCD है ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। इसका कहने का मतलब यही था, समझ में। चलिए थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल का भी, अच्छा क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन नहीं किया ना, पैरेललोग्राम पे डायरेक्ट आ गए थे। थोड़ा क्वाड्रिलेटरल का भी डिस्कशन कर लेते हैं ना साथ ही साथ। चलिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता देते हैं कुछ खास और सिंपल सा बात है, देख लीजिए। पहला बात तो कि पैरेललोग्राम भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ही है ना, ठीक है ना। कंडीशन यही होता है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। दूसरा बात अगर आप हम बोलें कि बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह होता है, थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टी शायद आप जानते हैं। इसका प्रॉपर्टी हमको कराना नहीं चाहिए, कोई ऐसा बात नहीं है कि इसको रहने देते हैं, ये आपको लगभग ऑलमोस्ट करते ही हैं, तो इसको करा के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करें क्या इस पर, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो ठीक ठाक लगे।
क्वेश्चन ये है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर, एंड लेट एक पॉइंट है अल्फ़ा कोमा बीटा, बी एक पॉइंट है 1,0, सी एक पॉइंट है गामा कोमा डेल्टा, एंड डी एक पॉइंट है दैट इज़ 1,2। क्लियर? 4 पॉइंट दे दिया है। बी द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है उसका वर्टिसेस है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू √10, अगर ए बी √10 दे दिया गया है एंड द पॉइंट ए एंड सी lie on the line 3y plus 2x is equal to 2x plus 1, then 2 times of alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to what। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें आप सोच रहे हैं कि लाइन घुस गया, लाइन घुसने से क्या होगा। अरे भाई लाइन घुसने से डरने वाली बात कुछ नहीं है, आप डरिए नहीं। लाइन आ गया तो क्या हुआ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो जेड से बिलोंग करता है, तुम्हारे पास 4 कोऑर्डिनेट दे दिया है जो कि पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, ठीक है ना। और बोल रहा है ए बी का वैल्यू दे दिया √10, ए बी का वैल्यू कितना दे दिया √10। तो बोल रहा है पॉइंट ए और सी लाई कर रहा है किसी एक लाइन पे, तो एक लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है वो लाइन दे दिया, तो उस लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो वहाँ से बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको। सिंपल सा बात है, डरने वाली कोई बात है नहीं। तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास एक क्या गया रोम्बस, क्या गया मेरे पास एक रोम्बस बोले सॉरी पैरेललोग्राम, क्या हो गया पैरेललोग्राम। ऐसा कुछ है ना, ठीक है पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, इसका नामकरण कर दिए। सबसे पहले नामकरण कर दिया, मान लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए बी सी डी नामकरण कर दिए। ए का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है अल्फ़ा कोमा बीटा, और बी का वैल्यू कितना दिया 1,0, सी का वैल्यू कितना दिया गामा कोमा डेल्टा, और डी का वैल्यू दिया 1,2, ठीक है। तो कोई बड़ा बात है नहीं। सबसे पहला बात देखिए, अगर हम इसका डायगोनल यहाँ से मर्ज करें, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम डायगोनल मर्ज करें और यहाँ से हम डायगोनल बनाएं, तो ये पॉइंट तो आप देख पा रहे कि मिड पॉइंट हो गया है ना। इसका और इसका मिड पॉइंट हो गया, ये अलग क्या जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 1, 2 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी 1, 1,1 ये हो गया, ये पॉइंट वो पॉइंट है ना। अच्छा इसका वैल्यू आपको दे दिया √10, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि अंडर मतलब कह सकते हैं आप कि बीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, है कि नहीं। यहाँ से कह सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 - 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10, है कि नहीं। इक्वेशन 1 है कि नहीं। एक बात आप कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं। दूसरा चीज़ अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया इक्वल हो गया, है कि नहीं, है या ना। ये बात आप कह सकते हैं।
मतलब अगर आप बोलें कि 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है कि नहीं, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस अगर हम निकालने जाएँ, अगर हम ये डिस्टेंस अगर हम निकालें और ये डिस्टेंस निकालें, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? क्लियर बात है कि नहीं? या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसका स्लोप और इसका स्लोप भी इक्वल हो जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ से और देखिए, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जो है एक लाइन से पास कर रहा है ना? किस लाइन से पास कर रहा है? इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या दे दिया है वहाँ? 3y + 2 = 2x + 1। तो यहाँ पर अगर x और y का वैल्यू है तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा डाल देंगे तो क्या जाएगा, सेटिस्फाई करेगा इसको, है कि नहीं? मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 3β = 2α + 1। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3β, तो यहाँ से मेरे पास देख पा रहे हैं 3β = α + 2 1, है ना? और यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2α + 1 / 3, और इस वैल्यू यहाँ डाल दिया, क्या जाएगा आपके पास, अल्फ़ा निकल के आ जाएगा। अल्फ़ा आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा आ जाएगा तो फिर आप इस इक्वेशन को यहाँ पर डाल दीजिएगा, सेटिस्फाई कर दीजिएगा गामा डेल्टा के लिए, है कि नहीं? और यहाँ से इक्वेट कर दीजिएगा इक्वल, तो आपके पास गामा और डेल्टा भी निकल के आ जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? समझ बात? तो इसको आप आराम से घर में करिएगा, GM के घर में करो, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब कुछ और बातें कर लें, रोम्बस ट्रेपेजियम के बारे में कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? चलिए बाकी फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट फिगर है दैट इज़ रोम्बस। थोड़ा सा बात कर लेते हैं रोम्बस के लिए। रोम्बस का बात करते हैं। रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है ना, काजू कतली। बन नहीं रहा यार। नहीं बन रहा है, छोड़िए। ट्राई कर करके थक गए, ऐसा कुछ। चलिए रोम्बस नहीं बन गया। देखिए सबसे पहला बात तो चारों साइड इक्वल होता है इसका, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है ना? इसका जो सबसे ख़ास बात है जिसके लिए ये फेमस रोम्बस फेमस है वो ये है कि इसका डायगोनल जो है ना हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कहाँ पर? 90 डिग्री पे। बस ये इसका ख़ास बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम इसका प्रॉपर्टी लिखने का बात करें, सबसे पहले क्या बोलेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड बातें करें अगर हम तो क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल तो है ही, मतलब ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है ना। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखा जाता है दैट इज डायगोनल्स आर नॉट सेम, डायगोनल्स आर नॉट सेम बट बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलरली, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आपसे थोड़ा सा ट्रेपेजियम के बारे में बात कर लेते हैं ना, धीरे धीरे आपको सारा निपटा देते हैं जो भी फिगर है। ट्रेपेजियम, ठीक है? ट्रेपेजियम भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना? तो पहले नॉर्मल ट्रेपेजियम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आइसोसेलेस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा ट्रेपेजियम है, सपना टूटा है तो दिल मेरा जलता है, ठीक है?
मान लीजिए कोई ट्रेपेजियम, देखिए ट्रेपेजियम का खास बात ये होता है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, है ना, दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड नॉन पैरेलल होता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम बात करें, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हाइट के तौर पे कहा जाता है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ठीक है ना। तो इसका कुछ बात करें तो सबसे पहला बात अगर हम बोलें तो सबसे पहले ये हम बोलेंगे कि ओनली वन सेट ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, ये कह सकते हैं, है कि नहीं। दूसरी बात बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसका हम बोले एरिया, तो एरिया बता दिए फटाफट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है नहीं। थर्ड का बात करें तो बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये क्या बात हो रहा है भाई, ये क्या बात हो रहा है, इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसका मिड पॉइंट यहाँ हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ हो जाएगा, है ना, जैसे मान लेते हैं ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, इसको अगर हम ज्वाइन कर दिए ऐसा कुछ, है ना, इसका लेंथ अगर हम बात करें तो क्या जाएगा, हाफ ऑफ, अगर ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी, लेंथ का बात करते क्या जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी। क्लियर बात, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ये नॉन आइसोसेलेस है, ठीक है ना, ये कैसा है, नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक और होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, अगर हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का बात करें तो वो क्या होता है, मेरे पास ऐसा ट्रेपेजियम, ये और ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मतलब कह सकते हैं कि देखिए होता क्या है कि मतलब इसमें एक और ख़ास बात है, एक और ध्यान रखते हैं, मतलब देखिए कहने को तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो उतना ही बताएंगे जो काम का। जैसे ये पैरेलल है मान लीजिए, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं, है कि नहीं, कह सकते हैं, है ना। ये कहना मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई सही है, ठीक है। तो चलिए अब अगला बात करते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, एक वर्ड आता है, आप सुनेंगे शायद आप सुने कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं, नहीं सुने तो चलिए आज सुन लीजिएगा, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 9-10 में तो सुने ही होंगे, ऐसा कि नहीं सुनेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कह सकते हैं कि सर्कल के चारों, जो क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस होता है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को इंटरनली टच करता है, मतलब हर एक पॉइंट, है ना, मतलब हर एक वर्टिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल कहना ये चाह रहे हैं हम कि दिखाते हैं आपको करके ताकि समझ में आए। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए जैसे कुछ सर्कल, ठीक है।
तो अब इसके अंदर हम एक क्वाड्रेटर्स बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ बनाए ऐसा कुछ। देखिए क्वाड्रेटर्स बना, क्वाड्रिलेटरल्स बन गया कि नहीं बना, है ना। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। देखिए इसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं इंटरनली, है ना, कर रहे कि नहीं कर रहे। तो वही बात यहाँ पर बोला जाता है कि अगर हम इसको बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ़ ऑल वर्टिसेस ऑफ quadrilaterals lies on the circumference of circle, then it is called cyclic quadrilateral। हम उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। बात समझ में, जैसे मान लेते पॉइंट नामकरण करते A B C D। बात समझ में कि समझ में। इसका अगर आप डायगोनल बनाना चाहें तो आप ऐसे डायगोनल बना सकते हैं। इसलिए यहाँ से ये, इसका एक और ख़ास बात होता है, ये तो पहले इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री हमेशा होता है। मीन्स सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, हमेशा, ऑलवेज। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। इसमें एक और थ्योरम आता है जो शायद आप नाम सुने ही कि नहीं है। देखिए थोड़ा अजीब नाम है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलमेस थ्योरम। क्या बोलते हैं, टॉलमेस थ्योरम। अब नाम सुन रहे हैं, टॉलमेस थ्योरम क्या होता है, देखिए दिखा रहे, टॉलमेस, पी साइलेंट होता है, ठीक है ना, टॉलमेस थ्योरम क्या होता है, टॉलमेस थ्योरम, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखते हैं, टॉलमेस थ्योरम, ठीक है ना। देखिए टॉलमेस थ्योरम क्या होता है। देखिए टॉलमेस थ्योरम बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह होता है टॉलमेस थ्योरम का कि सम ऑफ, इसको समझिए, स्टेटमेंट को बहुत बढ़िया समझिएगा, फिर आपको समझ में आएगा टॉलमेस थ्योरम क्या होता है। कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए ये एक साइड है और ये एक साइड है, अपोजिट साइड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, फिर ये एक साइड है और ये एक साइड है, प्रोडक्ट कर देंगे, इक्वल नहीं है। मान लीजिए हम, मतलब ये कहना चाह रहा है कि AD इंटू BC प्लस AB इंटू DC, ये एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। ये किसके बराबर होगा बताइए तो, ये डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के बराबर होगा। मतलब ये कि ये हो जाएगा इज इक्वल टू AC इंटू BD। समझ में आया बात, ये कहना चाह रहा, यही हमारा टॉलमेस थ्योरम। टॉलमेस थ्योरम क्या बोल रहा हूँ कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि इसको प्रूफ किया जा सकता है ट्राइंगल से, खैर उसको अभी ज़रूरत नहीं है, जब प्रूफ इसका ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है। ज़रूरत रहता तो हम खुद बताते हैं इसका, ठीक है ना। आपको मन है तो आप करते रहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
इसके बाद एक और बात आती है जो कि है काइट। क्या है काइट? थोड़ा काइट को भी समझ लेते हैं। काइट पता है ना कि एक डायगोनल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है ना, रोम्बस के जैसा होता है बट रोम्बस होता नहीं है, ठीक है ना। एक और काइट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट इज काइट। क्या है? काइट। ठीक है, काइट का अगर हम बात करें तो काइट का फिगर कुछ इस टाइप का होता है। मान लेते हैं ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ होता है काइट। ऐसा कुछ, ठीक है ना। काइट का बात करें तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें एक डायगोनल तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका खासियत ये होता है, सबसे पहला बात अगर हम नामकरण कर दें तो ये हो जाएगा A B C और ये हो जाएगा D, ठीक है ना। इसका खासियत ये होता है कि सबसे पहला बात कि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है और ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरा बात ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाता है। तो इसको सारी बातें को हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए सब चीज़। मतलब कह सकते हैं तो इट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स, it is quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal। दूसरी बात कि AD जो है वो DC के बराबर हो गया। दूसरी बात यहाँ से AB जो है BC के बराबर हो गया। थर्ड पॉइंट का अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट यह है कि डायगोनल्स आर perpendicular diagonals are perpendicular but not bisect each other। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है, हाँ एक को बाइसेक्ट करता है। इसमें एक कंडीशन डाल देंगे कि ये बोल देंगे इसमें कि only one diagonals डिवाइड। जब दो फिगर में डिवाइड करेगा तो मान लीजिए कह सकते हैं कि हाँ एक दूसरे को डिवाइड कर रहा ताकि सिंपलिसिटी के हिसाब से, ठीक है। चलिए ठीक बोल देते हैं, इन ओनली वन डायगोनल्स डिवाइड द फिगर्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब क्या समझा रहे हैं? देखिए मतलब ये है कि ये एक ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये ट्राइंगल को उसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों इस ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपलिसिटी के हिसाब से कि ये और ये इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम इसका नाम देते हैं ई तो क्या बोल सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू ई सी, ए इज़ इक्वल टू ई सी, है ना। मतलब यहाँ पर एक बात हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ऑल्सो लॉन्गर डायगोनल्स जो है ना, लॉन्गर डायगोनल्स बाइसेक्ट्स स्मॉलर वन। लॉन्गर डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, स्मॉलर वन को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया बात। ये काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि आपका
ऑलमोस्ट सारा थ्योरम वगैरह सब खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ से हम आपको बात किए कि चलिए कोई भी जो हमारे पास कि क्या क्या आपका यूज़ लगेगा थ्योरम वगैरह का, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम लग सकता है, थेल्स थ्योरम लग सकता है, टॉलमे थ्योरम लग सकता है, एपोलोनियस थ्योरम तो आपको बता चुके थे ऑलरेडी पहले, ठीक है ना। तो ये सब थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्वाड्रेटर्स, ट्रेपेजियम, ये सब का जो भी प्रॉपर्टीज़ लगेगा, साइक्लिक क्वाड्रेटर्स का जो भी प्रॉपर्टीज़ लगेगा वो सब कुछ हम बता चुके हैं। जो भी आप लोगों को लगेगा तो इसमें हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्लोप के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो हम बात करने वाले दैट इज़ स्लोप। किसके बारे में बात करने वाले? स्लोप, जिसको हम लोग इंक्लिनेशन भी कहते हैं। कहते हैं इंक्लिनेशन, है ना। तो स्लोप के बारे में बात करते हैं, ठीक। देखिए बात करते हैं स्लोप, जिसको बहुत कम लोग एम से दिखाता है ना, एम से। सबसे पहले समझाते स्लोप मतलब क्या होता है। इसी का एक और नाम है इंक्लिनेशन, लिख लेते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है ना। इंक्लिनेशन तो सर ये इंक्लिनेशन होता क्या है? देखिए इंक्लिनेशन का अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंक्लिनेशन मतलब होता है एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए इसका डोमेन समझिए सबसे पहले बात। चलिए हम इसको इंक्लिनेशन को थीटा बोलते हैं थोड़ा देखिए। तो थीटा का जो वैल्यू बिलोंग्स करेगा हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। कभी इसको एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कुछ, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और मान लेते हैं मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में ये एंगल जो इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बना ये थीटा, यही हमारा इंक्लिनेशन हो गया, ठीक है। यही हमारा इंक्लिनेशन हो गया, ठीक है ना। इस बात को समझिए, ठीक है। तो स्लोप जो होता है हमारे पास, मान लेते ऐसे कुछ है, जो स्लोप है उसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। क्या बोलते हैं? टैन थीटा। क्या बोलते हैं? टैन थीटा, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय एम। इट इज़ डिनोटेड बाय एम। देखिए इंक्लिनेशन अलग है और स्लोप अलग है। इंक्लिनेशन है थीटा, स्लोप है टैन थीटा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। इंक्लिनेशन है थीटा, स्लोप है टैन थीटा, है ना। कोई कोई इसको ग्रेडियंट भी बोल देता है, ठीक है, एक और नाम है, ठीक है ना। समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट, है ना। समटाइम्स it is also known as gradient। लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी, है ना। तो स्लोप को पहले थोड़ा सा अलजेब्रिकली समझते, ग्राफिकली समझते, फिर अलजेब्रिकली समझेंगे, फिर हम बात करेंगे इसका थोड़ा सा कैलकुलस वाला वर्जन पे भी, है ना। ताकि क्योंकि आपका देखिए सिलेबस में कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलस है, इसलिए आपको कैलकुलस वाला वर्जन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल सा। जैसे हम बोले स्लोप का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ठीक है ना। ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मान लीजिए ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। एक सेकेंड चलिए। और मान लीजिए मेरे पास कुछ एक फंक्शन दे दिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शुरुआत ही कर देते हैं यहाँ से ताकि समझ में, ठीक है। देखिए अगर हम इस पर स्लोप पता करें, मतलब इसका टेंजेंट बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा,
अगर हम यहाँ से स्लोप ड्रॉ करें तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्लोप ड्रॉ करें, मान लीजिए हम यहाँ से स्लोप ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ हो जाता है हाँ। तो बहुत सारे डिफरेंट तरह का स्लोप ड्रॉ है ना। यहाँ से मान लीजिए स्लोप हो गया यहाँ से, तो ये जो स्लोप हो गया इसको समझते थोड़ा देर के लिए, इसको यहाँ लाते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, है ना। तो ये स्लोप का अगर हम बात करें, ये स्लोप हो गया m1, यहाँ से स्लोप जो मिलेगा, यहाँ से स्लोप जो मिलेगा हमको m2, और यहाँ से स्लोप जो मिलेगा m3। आपसे सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि इंक्लिनेशन किस में ज़्यादा है, इसका इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन और इसका इंक्लिनेशन। तो इसको बोल देते हैं θ1, इसको बोलते हैं θ2, इसको बोलते हैं θ3। तो ध्यान से देखें, जिसका इंक्लिनेशन ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं कि ये एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। आप चाहे अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब जब हम 90 डिग्री तक जा रहे हैं, 490 डिग्री, फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं आपसे, जैसे मान लेते हैं हम ऐसा कुछ ले लिए, एक कर्व ऐसा ले लिए, अगर हम ऐसा कर्व ले लिए यहाँ पर कुछ, मान लीजिए ऐसा कुछ कर्व ले लिए। अब जब इसका स्लोप बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब जब इसका स्लोप बनाने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ होगा, एक स्लोप, दूसरा स्लोप। तो अब ये क्या होगा, थोड़ा घटने लगेगा। मान लीजिए इसका बोलते हैं m4, इसका बोलते हैं m5, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अलग होने लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें कम वाला ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाला कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर इस एरिया में बात करें तो m3 इज़ ग्रेटर देन m2 इज़ ग्रेटर देन m1, बट इस एरिया में बात करें तो m4 इज़ ग्रेटर देन m5, है कि नहीं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर m बराबर क्या होता है, tan थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है। तो थीटा जब इंक्रीज़ करेगा तो स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जब थीटा π/2 से पाई के बीच में चला गया, तो थीटा अगर बढ़ रहा है तो स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। बात समझ में आया, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब जो कि समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इसका कैलकुलस वर्जन दिखाते हैं, ठीक है ना, जो कि मतलब थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा डरावना लगे, लेकिन डरावना कुछ है नहीं, ठीक है ना। कैलकुलस वर्जन ऑफ स्लोप, जो कि आपका टेंजेंट नॉर्मल में काम आता है AOD में, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, कैलकुलस वर्जन से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ओके, अभी कैलकुलस वर्जन में पहले स्लोप डिराइव कर लेते हैं ना, स्लोप डिराइव कर लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ स्लोप, है ना, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर स्लोप, है ना। स्लोप के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है ऐसा कुछ, ना टूटा है तो दिल जरा जलता है, ऐसा कुछ, है ना। इसका हमको निकालना है स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। तो मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है ऐसा कुछ, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको बोलते हैं x1, y1, इस पॉइंट को बोलते हैं x2, y2, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कुछ बोले हैं, तो अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें ऐसा कुछ, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, x1। अगर हम यहाँ से इसे ड्रॉ करें तो ये दूरी क्या हो जाएगा, x2। उसी तरह से यहाँ ड्रॉ करें तो ये दूरी क्या हो जाएगा, y1।
और यहाँ से हम ड्रॉ करें तो ये दूरी क्या हो जाएगा, y2, है कि नहीं। जब ऐसी बातें हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि ये दूरी हो जाएगा मेरे पास क्या, x2 माइनस x1, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, है कि नहीं। उसी तरह से ये दूरी की अगर हम बात करें तो ये दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो ये दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये बन गया हमारे पास एक ट्राइंगल, है कि नहीं। ये मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का बात करें तो ध्यान से देखिए, अगर मान लेते ये एंगल, ये अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको एक्सटेंड करें, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और इस ट्राइंगल में हम लगाएं, स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इस ट्राइंगल में अगर हम स्लोप का बात कर रहे हैं तो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है स्लोप बराबर tan थीटा। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें स्लोप का, तो स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से बोले तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। बात समझ में आएगी, समझ में क्लियर बात है कि नहीं। इस ट्राइंगल में मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप। ये क्या हो गया हमारे पास, स्लोप। क्या हो गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात समझ क्लियर बात। तो एक बात ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ मतलब लिख लीजिए, SS के जी, शुभम सर का ज्ञान, ठीक है ना। स्लोप ऑफ एनी लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन, does not change at any point। जब तक हम उसको रोटेट ना करें तब तक वो स्लोप किसी लाइन का चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रोटेट ना करें, इधर उधर भगाएं ना, मतलब उस लाइन पे एक्सटेंड करते रहेंगे तो स्लोप क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बस उसको रोटेट ना किया जाए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरी बात, इसका थोड़ा कैलकुलस वर्जन देखना था ना, चलिए कैलकुलस वर्जन देखते हैं। देखिए कैलकुलस वर्जन का बात करें, जैसे हम जब भी कैलकुलस वर्जन में क्या होता है, मान लेते मेरे पास कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ मान लेते मेरे पास एक कोई कार्टेशियन प्लेन है ना, और मेरे पास मान लेते ऐसा कुछ कह सकते हैं कि फंक्शन है, तो मान लेते y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आफ्टर डिफरेंशिएट तो क्या जो y डैश बराबर एफ डैश ऑफ एक्स, और हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ डैश एक्स ही हमारा क्या है, ये क्या हमको देगा, ये हमको टेंजेंट देगा एट एक्स, लो है ना, कोई भी एक पॉइंट है वहाँ पर टेंजेंट देगा। अगर ये टेंजेंट दिया तो कहीं ना कहीं ये स्लोप हो गया, क्या हो गया, स्लोप हो गया। मतलब मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो मतलब इसका बात क्या हो गया, ये y डैश एक्स हो गया है ना, y डैश हो गया, दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, है कि नहीं। तो जब भी इसको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं बीच में, तो हमको हमारे पास 2 पॉइंट लेते हैं, है ना, 2 पॉइंट लेते हैं। तो हम 2 पॉइंट जब लेते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इसको यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी
अगर ये x इक्वल टू बी हमारे पास 2 पॉइंट हो गया, तो अगर ये fx है तो मेरे पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का बात करें तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ a, और अगर हम ये पॉइंट का बात करें तो मेरे पास हो जाएगा f ऑफ b। और इस कोऑर्डिनेट का अगर हम बात करते हैं ध्यान से, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाता है a, f ऑफ a, और इस कोऑर्डिनेट का अगर हम बात करें तो b, f ऑफ b। ठीक है। और फाइनली अगर हम स्लोप लिखना चाहते हैं तो स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। और स्लोप बराबर हम लोग पता है कैलकुलस के हिसाब से y डैश है, y डैश हमारे पास डिफरेंस ऑफ y क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये आगे चल के आपका डिफरेंशिएबिलिटी फार्मूला भी बनेगा, इसको आप देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। तो ये हम लोग लिमिट एज अ सम में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये कैलकुलस वर्जन था, तो बता दिए आपको, काम आएगा कभी कभी। ठीक है। इसमें एक और वर्ड आता है दैट इज़ इंटरसेप्ट। क्या आता है, इंटरसेप्ट। ठीक है ना। इस बात को समझेंगे, फिर हमको लग रहा है आज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे कंटेंट आप खोजने की, एकदम फर्स्ट बैच जैसा होता है ना, A1 बैच B1 बैच जैसे जिसको बोलते हैं बैच 1, उस टाइप का कंटेंट अगर आप खोज रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, क्योंकि ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा मेंस एडवांस में कुछ नहीं है, एडवांस में ही कुछ नहीं है इससे ज़्यादा जितना हम करा दे रहे हैं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट का बात करें तो मेरे पास 2 तरह का इंटरसेप्ट आपको मिलेगा सुनने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, है ना। आपको सुनने मिलेगा एक्स इंटरसेप्ट, है ना। दूसरा सुनने मिलेगा आपको वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट का अगर हम बात करें थोड़ा देर के लिए, देखिए होता क्या है। तो अगर हम एक्स इंटरसेप्ट का बात करें तो आप कह सकते हैं कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट एक्स एक्सिस। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट वाई एक्सिस। ठीक है ना। फ्रॉम, एक बात याद रखिएगा, कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल और मतलब ऑर्डिनेट, है ना, यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ये कह सकते हैं। मतलब तो अगर पॉजिटिव लिखना है तो चलिए वैसे ही बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ एक बात याद रखिएगा कि नोट याद रखिएगा कि इसमें साइन इंक्लूड होता है। ठीक है ना। साइन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। साइन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। जैसे एग्जांपल समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन हो गया, ये मान लेते हैं एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है। ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कट चला गया, तो ये पॉइंट ओरिजिन से ये इतना कितना दूरी कटक गया, ये हो गया हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि ऐसा हो जाए, कि कोई लाइन ऐसा चला जाए, है ना, तो ये एक्स इंटरसेप्ट तो कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट बनाया है कि नहीं। एक ऐसा भी हो सकता है कि लाइन ऐसा चला जाए, तो ये वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट बनाया हो,
है कि नहीं? सिंपल बात है, छोटी छोटी बात जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्लोप के लेकर के कुछ छोटा बात है, इंपॉर्टेंट वाइट बात है, तो उसको भी बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए, बात कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना में आपका हो जाए उतना ही कराना है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसमें SSKG, शुभम सर का ज्ञान, ठीक है इसमें सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला बात है दैट इज़ सबसे पहला लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। दो ऐसा लाइन या दो से ज़्यादा लाइन जिसका इंटरसेप्ट इक्वल हो, एक्स और वाई दोनों, तो उसका खासियत क्या होता है? उसका खासियत क्या होता है? लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। उसका खासियत ये होता है कि उसका स्लोप जो होता है ना हमेशा -1 होता है। कितना होता है? -1, ठीक है ना, ठीक है। इंटरसेप्ट बता दें इक्वल, ठीक है ना। और अगर लेंथ इक्वल हुआ तो लाइन हैविंग, हम यहाँ साइन इंक्लूड करें, ठीक है ना, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तब उसका स्लोप +-1 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट कि लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन, तो उसका स्लोप क्या होता है? उसका स्लोप हो जाता है +-1। और लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम एंड कर देंगे, दैट इज लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, उसका स्लोप क्या होता है? +-1। तो इस पॉइंट को ध्यान से सोचिएगा, समझ में नहीं आएगा तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिलहाल के लिए भी टाइम ओवर हो गया क्योंकि मुझे जा करके भी ऑफलाइन क्लास लेना होगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।